गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह की। 1915 में गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, और उसके बाद 1916 में इन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ? चंपारण, बिहार में। और किस चीज़ के अगेंस्ट किया था? यहाँ जो पीजेंट्स थे वो विरोध कर रहे थे किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किस लिए विरोध कर रहे थे? प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो पीजेंट्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उनको मजबूर करती है कि वो इंडिगो की, कॉटन की या टी की खेती करें, गेहूं चावल की खेती ना करें, केवल प्लांटेशन करें, तो इस चीज़ का वो विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने यहाँ अपना जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है उसका सबसे पहला इम्प्लीमेंट जो है वो उन्होंने यहीं पर किया, और उसके बाद यहाँ से जो है गांधी जी को सक्सेस मिली। पहली बार भारत में कोई मूवमेंट उन्होंने चलाया और वो सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ से गांधी जी की पहचान एक लीडर के रूप में भारत में बननी शुरू हुई। यहाँ से गांधी जी पॉपुलर होने शुरू हुए और लोगों को गांधी जी का नाम पता चला कि हाँ भाई कोई लीडर है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो इस तरीके से मूवमेंट करता है कि जैसे अब तक क्या था कि लोग जानते थे भाई रेवोल्यूशन अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हथियारों से या फाइट करनी पड़ेगी, जिसमें लोग मारे भी जाएंगे, हम टॉर्चर भी होंगे, इस तरह की। लेकिन गांधी जी का आइडिया लोगों को बड़ा पसंद आया। उनको लगा यार ये बड़ा कमाल का आदमी है। बोले ना कोई मारपीट होनी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होना है, बस रिक्वेस्ट करते रहिए, रैलीज़ निकालिए, नारेबाजी करिए, हड़ताल कीजिए, स्ट्राइक्स कीजिए और काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत लाठीचार्ज वगैरह या जो भी है वो तो झेलना ही है वैसे भी, लेकिन सीधे सीधे लड़ने से तो सीधे मारे जाएंगे, अंग्रेज मार देंगे। बोले यार ये बड़ा बढ़िया तरीका है, इसमें नुकसान भी कम होगा, काम भी हो जाएगा बिना मारपीट के, शांति से, नॉन वायलेंट तरीके से। और सबसे आश्चर्यजनक बात भारतीयों के लिए उस समय थी, अच्छा ऐसा भी होता है कि बिना वायलेंस के, बिना लड़े भी बात मनवाई जा सकती है, वो भी ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से। एक बार को उन्हें विश्वास नहीं भी होता, बहुत से ऐसे लोग उस समय रहे भी होंगे जिन्होंने कहा होगा अरे यार फालतू की बात है, ऐसे कैसे मान लेंगे ब्रिटिशर्स। लेकिन उसके लिए प्रूफ था क्या? कि साउथ अफ्रीका में माना था। जब साउथ अफ्रीका के बारे में उन्होंने पढ़ा कि वहाँ पर भी इन्होंने, गांधी जी ने ऐसा किया और रेसिस्ट सिस्टम से लड़ने में सफलता मिली साउथ अफ्रीका के लोगों को, यार ये तो बड़ी गजब की चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है यार, ये तो बिल्कुल ही, ये आदमी तो बहुत ही कलाकार है, एकदम नया तरीका लेकर के आया कि नॉन वायलेंट तरीके से भी अपनी डिमांड, वो भी ब्रिटिशर्स जैसे लोगों से, अंग्रेज़ों से अपनी डिमांड्स मनवाई जा सकती हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा पॉपुलर हुए और साथ में लोगों को लगा कि हाँ ये आदमी मिला, अब सही, अब काम हो जाएगा। एक लीडर मिला जो लोगों को लीड कर रहा है सही तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ नॉन वायलेंट तरीके से। एक बहुत बड़ा रीज़न था नॉन वायलेंट होना। दूसरा सत्याग्रह, अब गांधी जी ने कॉन्टीन्यूसली सत्याग्रह करने शुरू कर दिए, और जो दूसरा सत्याग्रह था वो हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट, डिस्ट्रिक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, बोल ही दूंगा। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में गांधी जी ने अपना सेकंड सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर भी ये सत्याग्रह किसका था? पीजेंट का था, किसानों का था, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। यहाँ भी किसान भी विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। और किस चीज़ के लिए विरोध कर रहे थे? क्योंकि, और देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा समय वही है वर्ल्ड वॉर 1 वाला, 1914 से 1918 वाला ही टाइम है। देखिए 1916 उसी स्लॉट में आता, 1917 भी उसी स्लॉट में आता है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट्स मैंने पहले ही बता दी कि हालत ऑलरेडी किसानों की बहुत ख़राब थी, और भारत में और पूरे विश्व में इस समय बीमारी भी एक फैली थी, प्लेग। ठीक है, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, पेंडेमिक, और प्लेग बीमारी फैली थी, और आज तो फिर भी मैं कहूँगा कि कम ही लोग मरे हैं कोरोना से। उस समय प्लेग से इससे ज़्यादा लोग मरे थे और ज़्यादा भयंकर बीमारी थी। उसका कारण था कि इलाज नहीं था। आज बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग देसी इलाज और आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, ऑक्सीजन वगैरह तमाम दुनिया भर के इंजेक्शन और चीज़ों से बच गए हैं, लेकिन उस समय ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ लगभग ना के बराबर थी जैसी आज हैं। इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो प्लेग बीमारी थी, एपिडेमिक, उससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मारे गए थे। इधर सूखा पड़ा था, फसल अच्छी हुई नहीं थी, और क्या था, इधर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना रेवेन्यू यानी जो लगान किसानों को देना होता था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा क्या कर दिया,
बढ़ा दिया था। तो ये जो पीजेंट थे बढ़ाने को छोड़ो, ये तो कह रहे थे कि बढ़ाना तो दूर की बात है, हम तो जो नॉर्मल रेवेन्यू, जो पहले से रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है, जो रेट पहले से था, हम तो वही रेवेन्यू देने की कंडीशन में नहीं है। उसका कारण था क्या? एपिडेमिक और पेंडेमिक, यानी कि एक तो महामारी का होना, प्लेग फैला हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, इधर सूखा, फसल अच्छी हुई नहीं थी, ठीक है, तो वो वैसे ही खाने के लिए कुछ नहीं था, और ऊपर से क्या देना, ऊपर से हम लगान भी दें, वो कैसे दे पाएंगे। बल्कि ये तो यहाँ तो किसानों की डिमांड ये थी कि इस साल का, उस पर्टिकुलर ईयर का जो रेवेन्यू है वो माफ़ कर दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को माफ़ कर दे और उनसे वो जो हाई रेवेन्यू है वो वसूल ना करे। क्यों? क्योंकि किसान कह रहे थे कि इस साल हमारी हालत बहुत ख़राब है, एपिडेमिक की वजह से हम लोग वैसे ही परेशान हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, फसल अच्छी हुई नहीं है, तो हम रेवेन्यू देने की कंडीशन में नहीं है। यही डिमांड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात में ज़िला है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स ने ये डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी, और इसी चीज़ का जो हाई रेवेन्यू उनसे ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था उसका विरोध कर रहे थे। और डिमांड क्या थी कि एपिडेमिक के चलते हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ नहीं है, फसल अच्छी हुई नहीं है, इसीलिए हमारा लगान जो इस साल का वो माफ़ कर दिया जाए। माफ़ करना तो दूर, लेकिन यहाँ उनको हाई रेवेन्यू देना पड़ रहा था। अब भला अंग्रेज़ हाई रेवेन्यू क्यों वसूल रहे थे? एक तो वैसे ही वसूलते थे, और दूसरा कारण ये भी था हाई रेवेन्यू लेने का कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो हर तरीके से उनको पैसे की ज़रूरत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना चाहती थी इंडिया से, ठीक है। तो पीजेंट्स इसी चीज़ का विरोध कर रहे थे। गांधी जी यहाँ सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से उठ के गांधी जी कहाँ पहुँच गए? यहाँ से उठ के गांधी जी यहाँ पहुँच गए, और यहाँ के लोगों से भी वही कहा कि वायलेंट तरीके से मत लड़िए, अंग्रेज़ आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो सत्य है, सत्य यही है कि अंग्रेज़ों को भी दिखाई देगा। गांधी जी ने इनको समझाया कि अगर हम कहेंगे, समझाएंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि हमें रेवेन्यू नहीं देना है नॉन वायलेंट तरीके से, क्योंकि हमारी हालत वाकई बहुत ख़राब है और एपिडेमिक की वजह से स्थिति ख़राब है, हम सही रास्ते पर हैं, तो गांधी जी ने कहा हम इसी चीज़ को नॉन वायलेंट तरीके से करते हैं। तो सत्याग्रह वाला मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ भी चलाया और यहाँ भी काफ़ी हद तक सफलता मिली। अंग्रेज़ों को मनाने के लिए मनाने में सफल हो गए कि वो रेवेन्यू कुछ कम कर दें या रेवेन्यू माफ़ कर दें। तो 1917 में गांधी जी ने अपना सेकंड सत्याग्रह चलाया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेकंड सत्याग्रह कब? 1970 में। कहाँ पर चलाया? खेड़ा, गुजरात में। तो इसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब लॉन्च किया था गांधी जी ने? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह का मेन जो सब्जेक्ट था, यानी किस लिए हो रहा था खेड़ा सत्याग्रह, किसके लिए हो रहा था कि जो हाई रेवेन्यू है ये ना देना पड़े किसानों को, इसके लिए हो रहा था कि उसको जो है वो हटा लिया जाए, रेवेन्यू को रिमूव कर दिया जाए उस पर्टिकुलर सीज़न के लिए। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने ये बात मानी और यहाँ पर भी गांधी जी को सक्सेस मिली। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गांधी जी 1915 में इंडिया आए और उसके बाद लगातार 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, दोनों जगह इन्होंने सक्सेसफुली ये सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किए और इसमें उनको अच्छी सक्सेस जो है वो मिली। अगले सत्याग्रह की तरफ चलते हैं। नंबर 3, अगला जो सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद, ठीक है। 1918 में सत्याग्रह हुआ, नंबर 3, और कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये सत्याग्रह हुआ। और अब तक सत्याग्रह कौन कर रहा था? पीजेंट्स। लेकिन यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे कॉटन मिल के वर्कर्स। कॉटन मिल के वर्कर्स जो थे वो यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। देखिए, तो ये थर्ड सत्याग्रह है गांधी जी ने जो चलाया। तीसरा सत्याग्रह मैंने बताया कि लगातार 3 सत्याग्रह उन्होंने चलाए, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, और तीसरा कहाँ चलाया? गुजरात के अहमदाबाद में। ये भी गुजरात में ही था, अहमदाबाद में। और ये कौन चला रहा था? कॉटन मिल वर्कर्स, यानी अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स थी उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उनकी मजदूरी बहुत कम है और उनको कई घंटे, यानी 18 घंटे उनको लगातार काम करने के बावजूद अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही थी और साथ में उनको मजदूरी बहुत कम मिल रही थी। जो पैसा उनको मिलना चाहिए, जो वेजेस उनकी थी वो बहुत ही कम थी। तो वो चाहते थे कि वेजेस जो हैं वो बढ़ा दी जाएँ, यानी अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे थे कि हमारी मजदूरी
बढ़ा दीजिए। जब हम इतना काम करते हैं, बहुत लंबी लंबी कई घंटों की शिफ्ट थी, बहुत ही ख़राब वर्किंग कंडीशन में उनको काम करना पड़ रहा था। और यहाँ भी वही रीज़न था प्रेशर का कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री थी वो सारी सब वॉरफेयर का सामान यानी युद्ध का सामान बनाने में लगी थी। तो बाकी के सामान जो वो प्रोड्यूस करती थी, कॉटन का कपड़ा वगैरह, वो सब सारा लोड इन्होंने यहाँ इंडियन टेक्सटाइल मिल पर डाल रखा था। तो मज़दूरों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, कई घंटे काम करते थे, मजदूरी उनको बहुत ही कम मिल रही थी, पैसा बहुत कम मिल रहा था। तो यहाँ के मज़दूर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाई ऐसा है, हमारी मजदूरी बढ़ाइए। गांधी जी यहाँ से निकले और अब यहाँ पहुँच गए। कहाँ? अहमदाबाद पहुँच गए। कब? 1918 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो कब हुआ? 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ, गुजरात में। और ये सत्याग्रह का सब्जेक्ट क्या था, क्यों हुआ, किसने किया? बेसिकली ये सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स, जो अहमदाबाद में कॉटन मिल है उसमें जो वर्कर्स काम करते थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर रहे थे और इसको लीड किया गांधी जी ने। गांधी जी ने इन लोगों से भी कहा कि क्या करिए, ट्रुथ के लिए लड़ाई मत कीजिए, नॉन वायलेंट तरीके से क्या कीजिए, बोले फैक्ट्री में काम करना ही बंद कर दो, हड़ताल कर दो। जब प्रोडक्शन नहीं होगा अंग्रेज आखिर क्या करेंगे? शुरू में कुछ दिन आपको जेल में रख सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो आपकी बात उन्हें मानने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा हो, बिना मजदूरों के, बिना लेबर के नहीं चल सकता, बिना लेबर के, बिना मजदूरों के नहीं चल सकता। गांधी जी ने यह बात उनको समझाई, बोले तुम काम करना बंद कर दो, सिंपल सी बात है। बोले ये ट्रुथ तो यही है कि काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो काम नहीं। जब आप लोग हमको मजदूरी नहीं देंगे हमारे काम की जितनी हमें मिलनी चाहिए तो हम काम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ भी ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया और ये भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, एक के बाद एक उन्होंने लगातार 3 साल 3 सत्याग्रह किए। पहला 1916 में चंपारण बिहार में, किसके लिए था? पीजेंट अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम। किसान जो थे वो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे थे और यहाँ गांधी जी को सक्सेस मिली। नेक्स्ट 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया। यहाँ पीजेंट हाई रेवेन्यू को माफ़ करने के लिए कह रहे थे कि हमारा लगान माफ़ कर दिया जाए, तो हम जो है ये उनकी डिमांड थी। 1917 में हुआ। 1918 में अहमदाबाद गुजरात में वो कॉटन मिल वर्कर्स। तो ये 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किए। अब यहाँ से गांधी जी की पॉपुलैरिटी पूरे भारत में एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे नेता की बन गई। तो यानी गांधी जी को, गांधी जी पूरे भारत में जो बनाया वो किसने बनाया? इन 3 सत्याग्रह ने बनाए। ये जो 3 सत्याग्रह, हालांकि वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी धीरे धीरे उनकी साउथ अफ्रीका से ही उनकी पहचान बन गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को अभी तक पूरी दुनिया में बहुत सारे, ब्रिटिश एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था पूरी दुनिया का। कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था जिसके राज्य में, जिसके एम्पायर में कभी भी सनसेट नहीं होता। सनसेट का मतलब ये कि इतना बड़ा था, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यूरोप के बाहर के देशों पर भी उनका कब्जा था। यानी कि अगर यूरोप में इस समय दिन है तो एशिया में, जहाँ भारत में उनका कब्जा है, तो वहाँ रात हो रही होती थी। या जैसे यूरोप में, अगर इंग्लैंड में क्या हो रहा है, रात हो रही है, लेकिन भारत एशिया में दिन हो रहा होता था। इसका मतलब क्या था कि, लेकिन यहाँ पर भी शासन किसका था? ब्रिटिशर्स का। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि कभी सनसेट नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पर भी सूर्य निकल रहा होता था उस राज्य पर, उस जगह, उस कॉन्टिनेंट में उनका कंट्रोल होता था। यानी बहुत सारी कॉलोनीज़ ब्रिटिशर्स की थी, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ ब्रिटिशर्स ने ही बना रखी थी अपनी, दुनिया भर के अलग अलग देशों को अपने कब्जे में ले करके। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर जब इतना बड़ा था तो उनको भी पहली बार चुनौती मिली, चैलेंज मिला कि कोई व्यक्ति है जो उनका विरोध कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है बिना लड़े झगड़े। तो यहाँ से भी साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, उससे गांधी जी को बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली, दुनिया भर में उनकी पहचान बनी। और बाद में जब इंडिया में वो पॉपुलर कब हुए, जब ये 3 सत्याग्रह चलाए और 3 सत्याग्रह में इनको सफलता मिली, तब जाके गांधी जी जो है एक नेशन वाइड लीडर के रूप में, जो है वो एक नेशनल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। यानी भारत में नेशनल हीरो के रूप में इनको देखा जाने लगा कि भाई ये एक लीडर है। और लोगों को पूरे भारत में, ये तो यहाँ तो सिर्फ हम देखें कि यहाँ के किसानों की अलग प्रॉब्लम थी, यहाँ के किसानों की अलग प्रॉब्लम थी, और यहाँ तो किसान थे ही नहीं, यहाँ कॉटन मिल वर्कर थे। यानी चाहे वो किसान हो, चाहे मिल में काम करने वाला मजदूर हो, ठीक है, शहरों में रहने वाले स्टूडेंट हों या और कोई लोग हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सबकी नज़र में गांधी जी को लगा कि यही व्यक्ति है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यानी हमारा जो विरोध है, हमारा जो रेवोल्यूशन है, उसको लीड करने में केवल यही एक व्यक्ति है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, और यही हमको आगे लेकर के जा सकता ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट।
हमको जीत दिला सकता है। तो गांधी जी की नेशनल लीडर के रूप में पॉपुलैरिटी और पहचान जो है वो इन तीनों सत्याग्रह के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ही हुई। यानी कि हम कह सकते हैं 1915 में आए और 3 साल लगे गांधी जी को इंडिया में अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने के रूप में। यानी इसके बाद गांधी जी की पोजीशन ये हो गई थी इंडिया में कि वो लोगों से जो भी कहते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करने को, लोग उसको सिंपली मारने को तैयार हो जाते। तो ये सारी कहानी थी अब तक की। अब आगे क्या भाई, यहाँ गांधी जी आए और गांधी जी ने एक एक करके धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। यानी 1916, 1917, 1918 ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह के अपने प्रयोग करने शुरू किए जो कि सक्सेसफुल रहे। और इसी तरीके से धीरे धीरे अब बात ये थी कि गांधी जी ने कहा कि इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा भारत है, करोड़ों लोग हैं, कहाँ कहाँ जाके अलग अलग सत्याग्रह करेंगे। और फिर सत्याग्रह जो है वो केवल एक डिमांड को लेकर ही तो हो रहे थे भाई। इनको रेवेन्यू में छूट चाहिए थी, इनको प्लांटेशन से आज़ादी चाहिए थी, इनको बढ़ी हुई मजदूरी चाहिए थी। चलो अंग्रेज़ों ने पैसे बढ़ा दिया, लेकिन क्या आज़ादी दी? रेवेन्यू चलो माफ़ कर दिया, लेकिन क्या आज़ादी मिली? कंट्रोल तो अभी ब्रिटिशर्स का ही है। एक डिमांड ही तो मानी है। चलो प्लांटेशन में कुछ राहत दे दी, लेकिन क्या फ्रीडम थोड़ा ही मिली? कहने का मतलब है कि आज़ादी का अभी यहाँ पर फ़िलहाल किसी भी सत्याग्रह से, किसी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था। या आप ये समझ लें कि शुरू में जो भी सत्याग्रह हुए, अंग्रेज़ों का जो भी विरोध हुआ, वो आज़ादी के लिए नहीं हुआ। किसी ने भी अभी तक आज़ादी की डिमांड नहीं की थी, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की डिमांड कर रहे थे। किससे? अंग्रेज़ों से। और गांधी जी ने भी शुरुआत में यही किया था। पता चलेगा यानी शुरू से कभी भी आज़ादी की डिमांड नहीं हुई थी, सिर्फ डिमांड थी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थी जिस भी सेक्शन की। किसानों की कहीं पर प्लांटेशन को लेकर प्रॉब्लम थी, कहीं रेवेन्यू को लेकर प्रॉब्लम थी। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते थे, ना कि शुरुआत में आज़ादी के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं चला था पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन इससे एक तरीका मिल गया था गांधी जी को प्लान करने का कि अगर हम ये एक छोटा मूवमेंट चलाने से एक डिमांड पूरी हो सकती है, तो हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि हमें आज़ादी मिल जाए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट, आज़ादी नहीं सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। यानी भारत के लोगों पे शासन किसका हो? भारत के ही लोग हैं। यानी जो सरकार बने उस पर कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही रहे, लेकिन उसको चलाने वाले लोग इंडियन ही हो, यानी सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। इस चीज़ की डिमांड भी हम कर सकते हैं। गांधी जी ने सोचा जब ये सत्याग्रह अभी छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी डिमांड के लिए, तो बड़ी डिमांड के लिए, सेल्फ रूल के लिए, स्वराज के लिए डिमांड करने के लिए हमें बड़े सत्याग्रह मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सत्याग्रह आपने देखा केवल एक पर्टिकुलर ज़िले तक थे। ये केवल चंपारण में ही चला, ये केवल खेड़ा में ही चला, और ये वाला केवल अहमदाबाद में चला। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है, और पूरे भारत की यानी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हमें कोई बहुत बड़ा सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करना होगा जो पूरे भारत के लोग एक साथ चलाएं। सोचें, जब एक ज़िले में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया तो वहाँ के लोगों की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को माननी पड़ी। अब सोचिए पूरे भारत के लोग अगर मिल करके सत्याग्रह मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाते हो, पूरे भारत के लोग मिल करके एक ही डिमांड रखें कि हमें हमारी सरकार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शासन हम पे होता है। आप लोग जो पॉलिसी बनाते हैं उससे अफेक्ट हम होते हैं, तो पॉलिसी बनाने का अधिकार भी हमारे ही लोगों को होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, सेल्फ रूल मिलना चाहिए हमें। अगर ये सेल्फ रूल की डिमांड सारे लोग मिल कर के रखें, पूरे भारत के लोग एक साथ मिल कर के सत्याग्रह करें, तो ये कामयाबी हमको ज़रूर मिलेगी। अंग्रेज़ों को हमें हमारी बात मानने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि जब एक सिंगल डिमांड एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में मनवाई जा सकती है इस तरीके से, तो पूरे भारत के लोग अगर मिल करके कोई एक नेशन वाइड बहुत बड़ा सत्याग्रह चलाते हैं पूरे 20 करोड़ मिल करके, तो फिर ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी सेल्फ रूल अटेन करने की बढ़ जाएगी। तो अब गांधी जी को क्या करना था? नेशन वाइड सत्याग्रह करना था। इसके लिए गांधी जी ने पूरे भारत भर में घूम घूम के रैली करना, लोगों को समझाना और लोगों को एकजुट करना। अब नेशन वाइड सत्याग्रह यानी इतना बड़ा सत्याग्रह लॉन्च करना, पूरे भारत के लोग एक साथ सारे लोग सत्याग्रह में भाग लें, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि सारे लोग कैसे होने चाहिए? यूनाइट होने चाहिए। सबसे पहले यूनिटी तो होनी चाहिए लोगों में। अगर यूनिटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? लोगों को एकजुट तो होना चाहिए। अगर लोग एकजुट ही नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा? लोगों को यूनाइट करना ज़रूरी था। इसके लिए गांधी जी ने जो भी उनके उस समय गांधी जी के इन 3 सत्याग्रह के बाद गांधी जी पॉपुलर हो गए थे।
फॉलोअर्स बहुत सारे बन गए थे, बहुत सारे साथी इनके बन गए थे, इनके सपोर्टर्स फॉलोअर्स बन गए थे। तो गांधी जी के लिए लोगों ने अब अलग अलग जगह काम करना शुरू किया। गांधी जी ने पूरे भारत भर में घूम घूम के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूनाइट होने के लिए इंस्पायर करना शुरू कर दिया, जहाँ भी विरोध हो रहे थे, और ग्रुप्स बनने शुरू हुए। इससे पहले कांग्रेस बन ही गई थी, तो कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस से भी जुड़ गए, और कांग्रेस उस समय एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था कि पूरे भारत में जहाँ भी जो लोग भी विरोध कर रहे थे, जो भी ग्रुप थे और उनके भी पर्टिकुलर अपने लीडर्स होते थे, वो सब कांग्रेस से उनको जोड़ने का काम किया गया कि सारे लोग एक साथ आकर के विरोध करें। भाई सबकी प्रॉब्लम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन होनी तो एक ही व्यक्ति से मनवानी है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो सारे लोग मिल करके विरोध कीजिए। इसके लिए जगह जगह पॉलिटिकल क्लब्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ बननी शुरू हुई, अलग अलग ग्रुप्स पूरे भारत में बनने शुरू हुए, रैलीज़ होती थी, मीटिंग्स होती थी, कांग्रेस के सेशंस होते थे, जिनमें प्लान किया जाता था कि किस किस तरीके से पूरे भारत में ये कब और कैसे लॉन्च किया जाना चाहिए, कैसे होगा। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र लगातार बनी हुई थी, बोले ये व्यक्ति जब से आया लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा है। लगातार 3 साल इसने 3 जगह हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर दिया और हमें भी मजबूर कर दिया कि हम इनकी बात मानें। अगर इसने पूरे देश में ये घूम घूम के अब ऐसा ही कर रहा है, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। लोग अगर किसी तरह यूनाइट होकर किसी बड़े सत्याग्रह के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए तो ब्रिटिश रूल इंडिया में ज़्यादा लंबे समय तक बना नहीं रह पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग भी ग्रुप्स बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रहे हैं, या इनके जो भी मेन लीडर्स हैं, उन सबको कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या किया वो सुनते हैं। तो इसी चीज़ को करने के लिए, यानी गांधी जी के ये जो प्रयास थे, पूरे देश में लोगों को घूम घूम करके इकट्ठा करना, अलग अलग जगह सत्याग्रह करना, लोगों को जागरूक करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही थी, लोग कलेक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से डर करके वास्तव में उन्हें लगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, कोई नेशन वाइड सत्याग्रह हमारे सामने आ जाएगा और फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अंग्रेज़ लेकर के आए, क्या लेकर के आए, एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। एक कानून था रॉलेट एक्ट, बहुत फेमस है रॉलेट एक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा, और आप डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आप लिख करके दे सकता हूं मैं कि इस चैप्टर से रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, तो ये आपको करना ही होगा, ध्यान से समझना होगा। तो रॉलेट एक्ट इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के लगातार अंग्रेज़ों के विरुद्ध इंडियंस का जो विद्रोह है, जो प्रोटेस्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। इसको समझते हुए उन्होंने सोचा इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ किया जाना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक एक्ट, एक कानून जो है वो पास किया, और नाम क्या था इसका, द रॉलेट एक्ट जो है वो कानून बनाया। ये कानून कब आया, ये रॉलेट एक्ट आया 1919 में, और इस रॉलेट एक्ट की वजह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे इंडिया के लोगों को झकझोर करके रख दिया था, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए रॉलेट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द रॉलेट एक्ट 1919, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड, कब, 1919 में। याद रखिए रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, दिस एक्ट gave enormous power to the government to arrest any person without warrant and imprison the person for 2 years without any trial in court। ये देखिए
दिस एक्ट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट। इस कानून के अकॉर्डिंग, इस कानून ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दी, इनॉर्मस पावर यानी अनलिमिटेड पावर दे दी। अब पावर कौन सी पावर दे दी? ये पावर दे दी कि गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर सकती थी किसी भी व्यक्ति को, यानी इंडिया में चाहे वो कोई भी लीडर हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो, किसी भी भारतीय नागरिक को बिना कारण बताए कभी भी उठा करके जेल में डाल सकती थी, विदाउट एनी वारंट, बिना वारंट के, बिना कोर्ट वारंट के, बिना उसकी गलती बताए उसको अगर जो भी करना हो किसी भी व्यक्ति को उठा करके जेल में रख सकती थी। एंड इम्प्रीजन द पर्सन फॉर 2 years, 2 साल तक जेल में रख सकती थी। कितने साल तक? 2 साल तक जेल में रख सकती थी, विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट, यानी बिना अदालत में ले जाए, बिना अदालत के सजा दिए, बिना कोर्ट के सजा दिए, बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी क्राइम के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी उठा करके 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी और उसको कोर्ट में भी पेश नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पे अगर किसी को जेल में डाला जाता है भैया तो कुछ समय के लिए तो रख सकती है पुलिस शक में, लेकिन आज के समय में तो शक में भी नहीं रख सकती, लेकिन तब भी नहीं रख सकती थी बिना कोर्ट के परमिशन के। और लेकिन यहाँ क्या था, 2 साल तक किसी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना, वो भी बिना किसी पनिशमेंट के, जबकि उसको कोर्ट ने जेल में रखने की सज़ा भी ना सुनाई हो तब भी, यानी किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी बिना किसी कोर्ट वारंट के उठा करके जेल में डाल सकते थे और 2 साल तक उसको जेल में रख सकते थे विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में उसका ट्रायल भी नहीं होगा, उसे कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा, 2 साल तक उसको जेल में आराम से रख सकते थे। ये पावर दे दी किसको? गवर्नमेंट को। किसने? रॉलेट एक्ट ने। इसीलिए इसको कहा गया क्या? भारतीय जो उस समय नेता थे सब ने इसको कहा ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने इसको क्या कहा? ब्लैक एक्ट, यानी कि काला कानून। तो रॉलेट एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाए कि क्यों ब्लैक एक्ट कहा गया? Why was Rowlatt Act called ब्लैक एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया बिकॉज इट गैव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट एंड इम्प्रीजन द पर्सन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट, यानी 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकते थे बिना किसी कारण के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी को बताए हुए। इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया और इसका विरोध जो है वो पूरे भारत भर में शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी और जेल में डाल देगी, यानी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेगा उसको उठाएंगे, जेल में डालेंगे, 2 साल तक जेल में रखेंगे, कोर्ट में भी पेश नहीं करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि व्यक्ति गया कहाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ था इस एक्ट में। 2 चीज़ें और थी, वो भी बताता हूँ। रॉलेट एक्ट में 2 चीज़ें और थी। वो 2 चीज़ें कौन सी थी रॉलेट एक्ट में? वो ये थी कि all the political parties were restricted, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब भारत में नहीं बनेगी, लोग ग्रुप या एसोसिएशन या यूनियन ये कुछ भी नहीं बना पाएंगे, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ग्रुप बनाना, ये सारे काम कोई भी भारतीय नहीं कर पाएगा। जैसे भारतीय नेताओं ने जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और भी ग्रुप्स बने, तो ये पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो सब क्या कर दी? इलीगल करार कर दी, सारी पार्टी को गैरकानूनी माना। यानी जैसे रैली निकालना, सेशन करना, एक लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग करके प्लान करना, तो उसको हिस्सा माना जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट षड्यंत्र करने का, कॉन्स्पिरेसी करने का पार्ट माना जाएगा। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीयों का ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर कोई सभा कर रहा है, किसी तरह की मीटिंग कर रहा है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानेगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान की जा रही है। तो इसीलिए जो भी पॉलिटिकल क्लब्स अब बन रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको बैन कर दिया गया और वो अपना कोई भी प्रोग्राम, रैलीज वगैरह ये सारी चीज़ें अब नहीं कर सकते थे। और ये बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया कानून था।
कौन सा? रॉलेट एक्ट, इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। समझ आ गया कि रॉलेट एक्ट में क्या था। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा कानून आएगा तो क्या होगा? उसका विरोध होना शुरू होगा। गांधी जी ने सबसे पहले इस कानून को कहा कि ये ब्लैक एक्ट है और भारतीयों को ये कहा, इंडियंस से, सभी इंडियन सिटीजन से, सभी इंडियन और जो लीडर्स थे उन सभी से अपील की कि अपने अपने एरिया के लोगों को कलेक्ट करके इस कानून का विरोध करना शुरू कीजिए। अगर आज विरोध नहीं किया, ये कानून बना रहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी उठा करके जेल में डालती रहेगी और हम कभी भी आज़ाद नहीं हो हम कभी भी सेल्फ रूल की हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। तो परिणाम स्वरूप पूरे भारत भर में बहुत तेज़ी से इस कानून का विरोध होना शुरू हो गया। पूरे भारत में इसका बहुत तेज़ी से विरोध होना शुरू हुआ और उसके बाद क्या हुआ? क्या लीडर्स गिरफ्तार किए गए? क्या गांधी जी को जेल में डाला गया या नहीं डाला गया? क्या ये जो विरोध हो रहा था वो सफल हुआ या नहीं हुआ? आखिर वो कौन सा इंसिडेंट था जो रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ और जिसने आगे बहुत कुछ बदल करके रख दिया, जिसने भारतीय जनमानस को, यानी इंडियंस जो अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में जो रहते थे, जो यूनाइट नहीं थे, उनको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया, उनको झकझोर करके रख दिया। आखिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को देखिए। कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछिए, मैं आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगा।